अमेरिका और ईरान में युद्ध छिड़ने के खतरे के बीच यूएई ने अमेरिका को तगड़ा झटका दे दिया। उसने साफ किया कि ईरान पर हमले के लिए अमेरिका को यूएई की जमीन किसी भी कीमत पर नहीं दी जाएगी। यानी अमेरिका और ईरान के बीच जंग होती है तो यूएई में तैनात अमेरिकी सैनिक कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। जबकि जानकारी के मुताबिक यूएई में अलग अलग ठिकानों पर अमेरिका के 3,500 से 4,000 सैनिक तैनात हैं। ऐसे में ईरान से लोहा लेने में उनकी भूमिका अहम मानी जा रही थी, क्योंकि ईरान और यूएई के बीच सबसे कम दूरी 55 किलोमीटर के आसपास है। दोनों देशों को फारस की खाड़ी अलग करती है। फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाले समुद्री गलियारे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। इसी गलियारे के उत्तर में ईरान है, दक्षिण में यूएई और ओमान है। आशंका जताई जा रही थी कि ईरान और अमेरिका में जंग के हालात बने तो अमेरिकी फौज यूएई की धरती से भी हमला बोल सकती है, लेकिन यूएई ने इससे साफ इनकार कर दिया। उसने दो टूक कह दिया कि वो अपनी धरती, आसमान और समंदर का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देगा। यूएई में अमेरिका के सैनिक ही नहीं बल्कि खतरनाक मिसाइलें भी मौजूद हैं। हालांकि वहां अमेरिका का अपना कोई एयरबेस नहीं है, वो यूएई के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करता है। लेकिन न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वहां अमेरिका के कई लड़ाकू विमानों से लेकर MQ-9 रीपर ड्रोन तक की तैनाती है। दावा है कि जरूरत पड़ने पर वो कुछ ही मिनटों के अंदर ईरान के किसी भी हिस्से में तबाही मचा सकते हैं। लेकिन यूएई ने साफ किया कि उसकी धरती से ईरान के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की जाएगी। यूएई के इस फैसले को अमेरिका और ट्रंप के लिए झटके के तौर पर देखा गया। उधर खबर है कि हमास ने अक्टूबर 2023 में इजरायल के जिन लोगों को बंधक बनाया था उन सभी को छुड़ा लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया और गाजा में सीज फायर समझौता कराने वाली अपनी टीम की पीठ भी थपथपाई, क्योंकि खबर है कि गाजा में हमास की कैद में रखे गए आखिरी बंधक की भी इजरायल में वापसी हो गई। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के सैकड़ों लड़ाकों ने इजरायल में घुसपैठ कर दी थी। उन्होंने सड़कों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए रास्तों को खून से लाल कर दिया था। गाजा लौटते वक्त वो अपने साथ इजरायल से करीब 250 लोगों को अगवा करके ले गए थे। उन लोगों को छुड़ाने के लिए ही इजरायल ने गाजा में जंग छेड़ दी। हमास और इजरायल के बीच 2 साल तक लड़ाई चली और इस दौरान इजरायल की सेना गाजा में कैद कई बंधकों को छुड़ाने में सफल भी हुई थी, जबकि कुछ बंधकों को समझौते के तहत आजाद करवाया गया था। बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में हमास और इजरायल के बीच सीज फायर समझौता हुआ। 3 महीने पहले हुए इस समझौते की एक शर्त यह भी थी कि हमास सभी बंधकों को रिहा कर देगा। हमास ने ऐसा ही किया, लेकिन दावा है कि कुछ बंधकों की हमले के दौरान जान चली गई थी। ऐसे में उनके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी। गाजा में बमबारी रुकने के बाद इजरायल की सेना ने वहां बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया और आखिरी बताए जा रहे बंधक के शव को भी बरामद कर लिया। बताया गया कि अगवा किए जाने के 843 दिन बाद उस बंधक का शव इजरायल पहुंचा। उधर रूस ने जारी जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा शहर में इस साल का सबसे भयंकर हमला कर दिया। खबर है कि रूस की सेना ने वहां एक ही इलाके को निशाना बनाकर 50 से ज्यादा आत्मघाती ड्रोन बरसा दिए और बम की तरह फटने वाले वो ड्रोन जहां भी गिरे वहां तबाही मच गई। भीषण हमले के बाद यूक्रेन के ओडेसा में चीख पुकार मच गई, क्योंकि यूक्रेन ने आरोप लगाया कि पुतिन की सेना ने वहां आधी रात के वक्त रिहायशी इमारतों पर बारूद की बारिश कर दी। ओडेसा के जिस इलाके में ड्रोन फटे वहां हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दिया। हमले की जद में आने वाली दर्जनों इमारतों के परखचे उड़ गए, उनकी दीवारों से लेकर छत तक ढह गई। इस बीच मलबे में कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिली और सूचना मिलते ही वहां पहुंची राहत बचाव टीम ने उन लोगों की तलाश शुरू की। इस दौरान एक मकान में फंसे लोगों को निकालने के लिए उसके दरवाजे को काटना पड़ गया। राहत बचाव टीम ने मलबे के नीचे दबे कई लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन जानकारी के मुताबिक रूस के इस ड्रोन हमले में 2 लोगों की जान चली गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हमला काला सागर के उत्तरी किनारे पर मौजूद यूक्रेन के ओडेसा शहर में किया गया। युद्ध की शुरुआत से ही ओडेसा रूस के निशाने पर रहा है, लेकिन दावा किया गया कि बीती रात वहां इस साल का सबसे खतरनाक हमला किया गया और इस हमले की चपेट में आने से 40 से ज्यादा इमारतें बर्बाद हुई। उधर चीन से तनाव के बीच ताइवान की सेना जंग की तैयारियों को परखने में जुट गई। उसने मिलिट्री ड्रिल के जरिए दुश्मन का नामो निशान मिटाने का अभ्यास किया और अपने सबसे खतरनाक हथियारों की ताकत दिखाई। ताइवान की इस ड्रिल में उसके लड़ाकू हेलीकॉप्टरों ने भी हिस्सा लिया। ताइवान के सैनिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए दुश्मन के इलाकों में उतरने और फिर वहां आमने सामने की जंग लड़ने की तैयारियों को धार दी।
ये ड्रिल ऐसे समय पर की गई जब पिछले महीने चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर कर समुद्र में युद्ध अभ्यास किया था। चीन की सेना ताइवान की सरहद के पास पहुंच गई थी। इसकी वजह से वहां कई दिनों तक टकराव के हालात बने रहे थे और माना जा रहा है कि चीन से लगातार बढ़ रहे खतरे को देखते हुए ही ताइवान ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करने का काम तेज कर दिया। उसकी मिलिट्री ड्रिल में हाइमार्स यानी हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम भी शामिल हुआ। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक रॉकेट सिस्टमों में एक माना जाता है और ताइवान को यह सिस्टम अमेरिका से मिला है। हाइमार्स की मदद से 300 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के ठिकाने को भी मिट्टी में मिलाया जा सकता है। यानी इस सिस्टम के जरिए ताइवान से 160 किलोमीटर दूर मौजूद चीन के कई इलाकों में तबाही मचाई जा सकती है, क्योंकि ताइवान को अपना हिस्सा बताने वाला चीन उसे बार बार धमकियां देता रहा। लेकिन ताइवान ने साफ कर दिया कि अगर चीन ने हमला किया तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। इधर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सड़क हादसे में सीआरपीएफ के एक जवान समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में एक सीआरपीएफ जवान समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा खैरी इलाके में हुआ। बताया गया कि सीआरपीएफ जवान बस में सवार होकर छुट्टी पर घर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में बस की टक्कर एक गाड़ी से हो गई। पटना में रेत से भरे एक ट्रक ने एक मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया और इस हादसे में उस मोटरसाइकिल सवार की जान चली गई। इस दौरान उस ट्रक ने डीएसपी की गाड़ी को भी टक्कर मारी और आरोप लगा कि इस हादसे के बाद उसका ड्राइवर वहां से भाग निकला। गुजरात के अरवली में हाईवे पार कर रहा एक लड़का तेज रफ्तार कार देखकर घबरा गया और अचानक उस कार के सामने ही आ गया। इसकी वजह से कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी और वो हवा में उछलकर नीचे गिर गया। इसके बाद वो गाड़ी सड़क के बीच बने डिवाइडर पर चढ़ गई।